हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बायोविज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। रेस्पिरेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बन के बॉन्ड्स तोड़ते हैं एंड उससे एनर्जी रिलीज करते हैं। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एंड ब्रीदिंग से ये डिफरेंट होता है। ब्रीदिंग होता है सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ CO2। बट रेस्पिरेशन होता है कि ब्रीदिंग में जो हमने ऑक्सीजन लिया है, इनहेल किया है, उसको यूज करके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना, ताकि हम एनर्जी रिलीज कर सकें। तो अब हम समझते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज में कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है? 6 कार्बन। एंड ये बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, 6 कार्बन के बॉन्ड्स को तोड़ते हैं टू रिलीज एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को ही हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये किस तरह का प्रोसेस हुआ? एक्सर्गोनिक या एंडरगोनिक? एनर्जी जब भी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सर्गोनिक। इसकी ट्रिक ऐसे याद कर लो, एग्जिट, एक्स से एग्जिट यानी कि एनर्जी रिलीज होना। नाउ थर्ड कैसा है ये? रेस्पिरेशन किस टाइप का प्रोसेस है? फिजिको-केमिकल प्रोसेस, यानी गैसेस का एक्सचेंज होता है एंड केमिकल रिएक्शन होती है। और रेस्पिरेशन एम्फीबॉलिक मेटाबॉलिक पाथवे है। मेटाबॉलिक पाथवे है, मींस यहाँ पर प्रोडक्ट्स का ब्रेकडाउन भी होता है एंड फॉर्मेशन भी होता है इन प्रोडक्ट्स का। तो कैटाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व है, एनाबॉलिज्म। अब रेस्पिरेशन कैसा स्टेप प्रोसेस है? मल्टी स्टेप प्रोसेस है, मल्टी स्टेप। अब मल्टी स्टेप प्रोसेस है तो ये एंजाइम कंट्रोल्ड भी है। यहाँ पे बहुत सारी एंजाइम्स भी यूज होते हैं, यानी एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस होती हैं। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी कंपाउंड्स which are oxidized to release energy। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है एंड एनर्जी रिलीज होती है। इनके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। सेकंड होता है फैट्स, थर्ड होता है प्रोटीन्स एंड फोर्थ होता है ऑर्गेनिक एसिड्स। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है ग्लूकोज। मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, तो मोस्ट कॉमन होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। एंड यहाँ पे फ्रक्टोज भी यूज हो सकता है, फ्रक्टोज, स्टार्च, ये भी ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारे पास फैट्स। ये सबसे ज्यादा एनर्जी फैट से ही रिलीज होती है, यानी मोस्ट एनर्जी यील्डिंग होता है, मोस्ट एनर्जी यील्डिंग। एंड ऑर्गेनिक एसिड में हमें क्या मिलता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, ये ब्रेकडाउन होता है इनका एंड एनर्जी रिलीज होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, इसका एक क्वेश्चन आ जाता है तो इसको ध्यान से सुनना। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ये वो रेशो होता है जो बताता है कि रेस्पिरेशन के टाइम पे कितना CO2 जो है वो इवॉल्व हुआ है एंड कितना ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हुआ है। यानी RQ क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? CO2 कितना इवॉल्व हुआ है एंड कितनी ऑक्सीजन
कंज्यूम हुई है। अब इसको कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि CO2 ऊपर आएगा या O2, तो आप याद रखो अल्फाबेट्स में C सबसे पहले आता है, तो CO2 इवॉल्व ऊपर आएगा, एंड O यानी ऑक्सीजन, O बाद में आता है, तो ऑक्सीजन नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। तो ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। अब इसकी वैल्यूज हम लर्न कर लेते हैं। RQ जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स का RQ यानी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है 1। ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ये हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस 6O2, एंड यहाँ पे क्या बन गया 6CO2 प्लस 6 वाटर प्लस एनर्जी रिलीज हो गई। अब RQ कैसे हम करेंगे, तो CO2 कितना आया है हमारे पास, कितनी इवॉल्व हुई है 6, ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई है 6, तो दोनों को कट करके RQ की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू होती है 1। तो हम पढ़ने वाले हैं RQ वैल्यू फैट्स के लिए। फैट्स के लिए RQ कितना होता है, ये होता है 0.7 यानी लेस देन 1। देन प्रोटीन्स के लिए कितना होता है, ये भी लेस देन 1 होता है, बट इसका होता है 0.9 लेस देन 1। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में RQ की वैल्यू कितनी होती है। अब एनारोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन तो यूज होता ही नहीं है, तो CO2 की ही हम देखेंगे। तो जैसे CO2 है, कितनी भी वैल्यू इसकी हो ऊपर एंड नीचे कोई भी चीज अगर 0 होगी तो एनीथिंग अपॉन 0 से हम क्या बोलते हैं इंफिनिटी, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में RQ की वैल्यू कितनी होगी इंफिनिटी। मैं लिख देती हूँ इंफिनिटी। एंड RQ ऑर्गेनिक एसिड्स का कितना होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स ये होता है ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा होता है। एंड सक्यूलेंट प्लांट्स, ये PYQ है, आया हुआ क्वेश्चन में कि सक्यूलेंट प्लांट्स का RQ कितना होता है 0। सक्यूलेंट प्लांट का जो RQ होता है वो 0 होता है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रिक्स कैसे आप याद कर सकते हैं। तो फैट्स में आप कैसे याद कर सकते हैं कि 0.7 है, तो आप देखेंगे फैट में जो F होता है वो कैसे लिखा जाता है, ऐसे कैपिटल में। एंड इसको अगर आप ऐसे इरेज कर देंगे तो ये 7 से मिलता जुलता है, इसीलिए हम याद कर सकते हैं कि जो फैट्स में उसमें RQ कितना होता है 0.7। एंड प्रोटीन में जो P है वो आप देखेंगे तो ये 9 की तरह थोड़ा होता है, 9 की तरह। तो आप याद कर सकते हैं कि जो RQ जो होता है प्रोटीन का वो कितना होता है 0.9। तो आगे का चैप्टर नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए प्लीज कमेंट में लिखें कि आप रेस्पिरेशन का कौन सा पार्ट पढ़ना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अमीशा बाय विज्ञान।